we are discussing history of modern India, and in this modern India हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा है ना, सिलेबस देखा, इंट्रोडक्शन देखा, क्या कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें जानी, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की हमने बात की जो कि इंडिया की हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट इवेंट्स थे। तो आप लोग जो नए हैं जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। भारत, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो बेसिकली आधुनिक भारत के इतिहास में जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं वो दौर है जब भारत में अंग्रेजों का शासन रहा है, जब भारत में अंग्रेजों का रूल रहा है, अंग्रेजों का पीरियड रहा है। और ये जो इंग्लिश पीरियड रहा है इंडिया में, वो इंग्लिश पीरियड कैसा पीरियड था? वो पीरियड जब हम सीधा सीधा एक नए रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी, एक अलग कॉन्टिनेंट के लोग यानी यूरोप के लोग उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। उन्होंने हमारे कंट्री के ऊपर बहुत लंबे समय तक क्या किया? शासन किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर हमारा नुकसान भी हुआ। अब वो असेसमेंट करना आपका काम है जब ये सिलेबस पूरा होगा इसका कि अंग्रेजों का रूल जो भारत के लिए रहा वो ज्यादा फायदेमंद रहा या ज्यादा नुकसानदेह रहा। हालांकि दोनों चीजें रही हैं, है ना, हम पूरी तरह एक चीज को नहीं बोल सकते कि अंग्रेजों का रूल भारत में फायदेमंद ही रहा या नुकसान दे रहा, तो दोनों चीजें रही हैं, तो आपको दोनों चीजों को देखना है। लेकिन बेसिक बात क्या है, मैंने कल कुछ एयर्स बताए थे, क्योंकि मैंने देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर व्यक्ति जो है समझने का तरीका उसका अलग होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वैसे स्टैटिक पार्ट है लेकिन कुछ चीजें करंट में रहती है, न्यूज में रहती है, वो भी आपको फॉलो करनी है। मैंने इसको एक प्रकार से आप समझिए बीच में बांध दिया है, कुछ एयर्स के बीच में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एयर है, उन्हीं के बीच में हमने पूरा हिस्ट्री को कवर करना है। तो फर्स्ट बात जो हम समझना चाहते हैं, यहाँ पर हमने एक एयर लिखा था यहाँ पर 1707 एडी। जो न्यू स्टूडेंट्स है जो केवल आज ही आए हैं, पहले देखिएगा जरा ध्यान से, और जो कल वाले हैं उनका तो रिवीजन होगा। 1707 एडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। मैंने कहा था इसमें 50 ईयर्स पढ़ाइए आप। 1757 एडी, एडी समझ रहे हैं ना आप, या सीई भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। फिर इसमें आप 100 ईयर्स को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 1857 एडी, ठीक। और इसमें 90 ईयर्स को ऐड कीजिए, 1947 एडी। अब कोई भी हो इस पूरी क्लास में है, सब बच्चे जानते हैं ये चारों साल हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास में। और इसमें अगर आप चार नहीं जानते तो तीन जानते होंगे, तीन नहीं तो कम से कम दो तो आप जानते ही होंगे कि दो का उनका क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। 1707 क्या हुआ था इस वक्त? डेथ ऑफ औरंगजेब। एंड हु वाज औरंगजेब? औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो गई। और औरंगजेब था कौन? ही वॉज द मुगल एम्प्रर। मुगल एम्प्रर विच नंबर? सिक्स्थ मुगल एम्प्रर, एंड ही डाइड इन 1707। लगभग उसका शासन कितना रहा? हाफ सेंचुरी तक उसने शासन किया, लगभग 49 से 50 ईयर्स का शासन रहा, जैसे अकबर करा। अकबर और औरंगजेब दो ही तो ऐसे रूलर रहे हैं जिनका लंबा पीरियड रहा है, लंबा शासनकाल रहा है। और औरंगजेब की डेथ के बाद इंडिया में एक प्रकार से आप समझिए कि एक धीरे धीरे जो लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होगा, यानी सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, दे वर वेरी वीक। वो कैसे थे? वीक थे, दे वर नॉट कैपेबल टू कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल द एंटायर एम्पायर। और धीरे 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 इनका एम्पायर क्या होगा? कोलैप्स होगा। अभी सस्टेन करेगा, अभी सस्टेन करेगा टिल टिल वेयर, यहां तक। बट धीरे 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 ये लोग क्या हो जाएंगे? कमजोर होंगे। कमजोर होंगे, वो कारण भी हमें समझने हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, फॉरेन इन्वेजन हो रहे हैं, जैसे नादिर शाह, जैसे अहमद शाह अब्दाली, उनका भी कुछ असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। तो सारे कारण बनेंगे और रीजनल पावर्स जो राइज होंगी, जो ऑटोनॉमस किंगडम्स राइज होंगे, उनका असर पड़ेगा। तो फाइनली मुगल एम्पायर वीक होगा, ये बात हमें पता है। और जब मुगल एम्पायर वीक होगा तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा न्यू स्टूडेंट्स? मुगल एम्पायर एक सेंट्रल पावर था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपको एक स्टेट पता है, मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, पंजाब। पंजाब इज एन इंडियन स्टेट, और पंजाब में हमेशा से पॉलिटिकल पार्टी किसका रूल रहा है? जैसे हम देखते हैं पंजाब में एक लोकल पार्टी है एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, बादल साहब की, और उसके साथ कोलिशन रहता था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी और इसका कोलिशन टूट गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द फार्म लॉज। रिसेंटली आपको पता होगा
मतलब अभी आप समझिए 2-3 साल पहले फार्म लॉस काफी चर्चा में थे, कृषि कानून, उसको लेकर हरसिमरत कौर बादल जो कि मिनिस्टर भी रही थी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया था और ये अलग हो गए थे। तो एक कोलिशन ये काम करता था वहां पे, और एक दूसरी पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बारी बारी से शासन करते थे, कभी इनकी सरकार आती थी, कभी इनकी सरकार आती थी। आज क्या स्थिति बनी है, देखिए बीजेपी को लेकर तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा है पंजाब में। अभी भी स्थिति आप देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ, इनका पावर कुछ महत्व नहीं रहा, बहुत ही पावर कम हो गई है, ये भी बहुत लिमिटेड हो गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, अब उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर सपोर्ट मिलता था आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब वो एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है। ओवरऑल इंडिया में आप देख रहे थे किस तरह से पिछले 10 सालों में कांग्रेस वीक हुई थी, अब थोड़ा सा उभर रही है। तो पंजाब में भी असर पड़ा, कमजोर रही सरकार रही, यहाँ चन्नी सरकार, वो सब गायब हुई। और जब दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, दो मेजर ग्रुप्स या अलायंस नहीं काम कर रहे थे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसको भर दिया आम आदमी पार्टी। नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ मुगल्स जो कि 1526 से, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट से इंडिया में रूल कर रहे हैं। हालांकि 1540 से 1555 15 साल तक सूर डायनेस्टी रही, वो एक अलग चीज है। यहां से लेके लगातार बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर ने तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की डेथ हो गई है 1707। मुगल्स तो रहेंगे आगे भी, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर चलता रहेगा, मतलब मुगल जो डायनेस्टी है वो सक्सेसर लाएगी, एम्पायर श्रिंक होगा। बट जब वो एम्पायर श्रिंक हो रहा है तो रीजनल एस्पिरेशंस राइज होंगे। रीजनल एस्पिरेशंस राइज होने का मतलब क्या है, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, देखो अगर केंद्र में कमजोर सरकार है, सेंटर में अगर वीक रूलर है, और मैं एबल हूं, मेरे अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो मैं उसके अंडर कभी काम करना नहीं चाहूंगा। अगर वो शक्तिशाली है तो मेरी हिम्मत नहीं होगी बगावत करने की, मैं रिवोल्ट कर दूं, प्रोटेस्ट कर दूं, रिबेलियन कर दूं, सेपरेट हो जाऊं, नहीं करूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा काबिल हूं और जो सेंटर में बैठा हुआ है वो नाकाबिल व्यक्ति है, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं उसके अंडर क्यों काम करूं, मैं अपना एक सेपरेट, मतलब एक क्या कर देता हूं, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल अपना एक सेपरेट सोवरेन एम्पायर स्टैब्लिश कर। तो यहां पर एक तो ये लॉजिक काम कर रहा है। दूसरा क्या है, जो रूलर्स हैं ज्यादातर वो कौन है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू पॉपुलेशन थी। हमने मिडाइवल इंडिया में भी देखा कि इवन दो इतना बड़ा मुस्लिम एम्पायर है, इस्लामिक एम्पायर है, दिल्ली सल्तनत में आपने देखा, इवन दो हिंदू एम्पायर एक स्टैब्लिश हुआ, कौन सा था, विजयनगर एम्पायर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ऑप्शन ए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन। यस, 4 स्टूडेंट्स। बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, और फिरोज शाह तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक, बताया भी था आपको, और ये भी उत्तराखंड पीसीएस में अपने क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे गई, स्लेव, खिलजी, तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के 5 डिसीजंस याद हैं जो उसके मूर्खतापूर्ण फैसले थे, और दिल्ली सल्तनत का उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। अब फाइनली हम यहां पर भी एक ही चीज यही देख रहे हैं, देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या हुआ, मुगल्स जो थे दे बिकेम पावरफुल, आगे आगे अकबर के बाद से तो लेकर पावर बढ़ती गई। शाहजहां आपने देखा, उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब के समय पर मुगल एम्पायर के पास सबसे ज्यादा टेरिटरी थी, सबसे ज्यादा। लेकिन टेरिटरी को गेन करना इज इजी, बट उसे हमेशा कंट्रोल में रखना इज डिफिकल्ट, इज चैलेंजिंग। लेटर ऑन 1707 के बाद पावर जब इनकी डिक्रीज होगी तो रीजनल एस्पिरेशंस राइज होंगे, रीजनल पावर्स एमर्ज होंगी। बट क्या वो रीजनल पावर्स इतना ज्यादा कैपेबल हैं कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर ले? अब इसको आज के मॉडर्न इंडिया से समझो। मॉडर्न इंडिया में क्या है, वी हैव 2 मेजर नेशनल पार्टीज, आईएनसी एंड बीजेपी। फ्रॉम द लास्ट 10 years व्हाट वी हैव सीन कि बीजेपी जो है वो सेंटर पावर पे बनी हुई, और जो उसका अपोजिशन पार्टी आईएनसी जो एक टाइम पर बहुत पावरफुल होती थी, वो श्रिंक हुई है। अब श्रिंक हुई है तो कुछ लोकल एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस तो बनते ही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डीएमके या एआईएडीएमके तमिलनाडु में, या फिर
आप देखिए टीएमसी वेस्ट बंगाल में, और भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज। बट क्या ये रीजनल पार्टीज इतनी कैपेबल है? अगर ममता बनर्जी कितनी भी पावर से आ जाए तो भी तो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो पॉपुलर बेस है वो बंगाल में ही है। और बंगाल में होते हुए अगर वो सारी सीटें भी जीत जाएं तो टोटल बंगाल की सीटें कितनी है? 42 ही तो हैं। सरकार बन जाएगी क्या? अगर साउथ में डीएम के सारी सीट भी ले आए तो तमिलनाडु में सीटें 39 ही तो हैं। सरकार बन जाएगी क्या? आपको सरकार बनाने के लिए 5 कितना है हमारे पास? 43। ये टोटल लोकसभा सीट है, डिवाइडेड बाय 2 + 1। दिस इज द मेजॉरिटी मार्क दैट यू हैव टू रिक्वायर। तो वो तो केवल कौन करेगी? जिसका एक दो राज्यों में नहीं, बड़े राज्यों में पॉलिटिकल बेस हो। लेकिन एक पावर वैक्यूम तो क्रिएट होता है। पावर वैक्यूम तो उसको फिल करने की कोशिश होती है। मॉडर्न इंडिया में भी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी गवर्नमेंट? थर्ड फ्रंट की हुई थी। पहली बार ऐसी कोशिश कब हुई? जब कांग्रेस को हटाया गया 1977 में। पढ़ा है ना आपने पॉलिटी? मोरारजी भाई देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बार 1989 में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार बनाने का बात करने के लिए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और पूरा 90s का डिकेड कैसा रहा? कोलिशन गवर्नमेंट करा। तो मैंने क्या बोला, हिस्ट्री पीछे की उठाओ, एंशिएंट उठाओ, मिडाइवल उठाओ, आज की मॉडर्न। आज डेमोक्रेसी है, आज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। आप रिलेट कर सकते हैं उनको कि उस टाइम पर ये जो रूलर्स होते थे, इनका जो काम करने का तरीका होता था, दैट वाज सेम, वही चीज। बट तरीका बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, ये सब बातें होती हैं। बट जो मेन मेन आप समझिए ना, उसका जो क्रक्स है दैट इज द सेम। तो यहां पर बात समझ में आई। 1526 में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो रहा है इंडिया। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उधर रीजनल पावर्स में बंगाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली एम्पायर बना है। और बंगाल इतना पावरफुल था कि बंगाल बहुत बड़ा भी था भाई। बंगाल इतना बड़ा जितना आज फ्रांस है, जितना बड़ा यूरोप का देश है फ्रांस, उतना बड़ा हमारा बंगाल होता था। उस बंगाल में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम का सिलहट, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये पूरा रीजन और कितना फर्टाइल है। मैडम आप बताएंगी, बंगाल उस वक्त के भारत में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य होता था। समृद्ध समझ रही हैं आप? प्रॉस्परस स्टेट। आज वेस्ट बंगाल का हाल आपको पता है। कैसे बंगाल, क्या कारण है उसके पीछे कि बंगाल इतना प्रॉस्परस था? कोई एक कारण आप सोच पाए तो? क्यों था बंगाल प्रॉस्परस? सॉइल। आप इट वाज व्हाट? स्ट्रेटेजिकली, कैन यू एक्सप्लेन? सी रूट्स, ओके। कोस्ट, कोस्टल लाइन, कोस्ट एरिया, हार्बर, ठीक है। हाँ आप बोलिए। ट्रेड, ओके। So there are lots of reasons. For example, madam said soil. अब can you imagine the Bangladesh region? Bangladesh largest jute producer, ठीक है? जानते हैं ना बांग्लादेश? हमारे इंडिया राइस कल्टीवेशन, वेस्ट बंगाल, फिशरीज, वेस्ट बंगाल, मैनी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबन डेल्टा, ज्योग्राफी वहां का, सॉइल वहां का, समझ रहे हैं ना? पॉपुलेशन भी एक फैक्टर, सब कुछ। और फिर आप देख रहे हैं नीचे बे ऑफ बंगाल रीजन, सब कुछ था। बंगाल में क्या नहीं था? सब कुछ था। काफी ज्यादा समृद्ध सूबा था बंगाल। और बंगाल पे ही अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या करा? नजर डाल के, मतलब जब इन्होंने अपना एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया तो दे सेट देयर फैक्ट्री एट सूरत 1613। बट जो जो इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दैट इज फ्रॉम दी बंगाल। और दोनों देखो इंडिया में अपोजिट साइड है कि नहीं है? सूरत वेस्ट और बंगाल, भले उसको वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं बट इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो पॉलिटिकल गेन उन्होंने यहां से स्टार्ट करना स्टार्ट किया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी का बैटल कब हुआ? यहाँ पे क्या लिखा है? 1757। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है अपने दिमाग में? हमें दिमाग में रखना है ये बात, इट विल हेल्प इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब विद इन 50 ईयर्स एक बहुत लैंडमार्क बैटल हुआ, एंड दैट बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी। एंड हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम? सिराज, नवाब सिराजुद्दौला।
नाम सुना आपने? नवाब सिराज उद दौला। अब मुर्शीद कुली खां, उनके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के बाद जो आप देख रहे हैं सिराजुद्दौला, उनके नवासे जो थे, नवासा मतलब बेटी का बेटा, उस सिराजुद्दौला के टाइम पर ही ये बैटल हुई। और इस बैटल ने एक प्रकार से आप ये समझिए अंग्रेजी साम्राज्य के, अंग्रेजी शासन के बीज बोए। और यहां पर ये काम कौन कर रहा है? PEIC, यानी यहां पर कंपनी कर रही है। अभी कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, दे केम एज ट्रेडर, दे बिकेम मास्टर्स। ये क्वेश्चन है, एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, ये आपको ध्यान रखना है लेटर ऑन। अब फिर क्या दिमाग में रखना है कि यहां से लेके यहां तक कितना पीरियड हो रहा है? 100 साल। देखो कितना इजी हो जाएगा, मान ले 100 साल का पूरा पीरियड है बच्चे। इन 100 साल के पीरियड में बहुत सी पॉलिसीज आई, बहुत से एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, 1853। देयर वर मेनी लॉज। इवन द लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1834। बहुत सारे हमारे सती प्रथा एबॉलिशन 1829। मतलब हर एक क्षेत्र में, उधर सब्सिडरी अलायंस, आगे चल के आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग फेंसिंग स्टार्टिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, हर स्फेयर में इस कंपनी ने दखल दिया, इंटरफेयर किया। तो मोटा मोटा क्या, ये तो सब चीजें हम पढ़ते हैं एक एक करके बारीकी से। हमें दिमाग में अभी क्या रखना है कि इतनी ज्यादती हुई, कुछ तो हुआ इन 100 सालों में बहुत खतरनाक, कि 100 साल बाद सीधा एक बहुत भयानक म्यूटिनी हो गई, जिसको अंग्रेज बहुत कम करके आंकते हैं। वो बोलते हैं इट वॉज मेयरली अ सिपाही म्यूटिनी, जिसको हमने ऐसे कुचल दिया, जैसे सिगरेट पीते हैं ना लोग और पैर में ऐसे ऐसे कुचल दिया ताकत के दम पर। बट क्या ऐसा था? ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, ये रिसर्च की बात। 100 सालों में ऐसा क्या हुआ? 100 साल सेंचुरी रहा है पूरा, एक 100 साल का समय कम नहीं होता। धीरे 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 अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों का कार्य करने का तरीका था, उससे कॉमन मैन से लेके और रूलिंग क्लास सब प्रभावित, सबके ऊपर असर पड़ा। और फाइनली 100 साल बाद, क्या इससे पहले नहीं हुई थी म्यूटिनी? वेल्लोर म्यूटिनी आपने सुनी? सुनिए वेल्लोर म्यूटिनी। बहुत सारी म्यूटिनीज पहले भी हुई, बाद में भी हुई, लेकिन इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 1857 की म्यूटिनी के बाद अंग्रेजों की हो गई हालत खराब। उन्हें लगा हमें अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करेंगे तो हम भारत जैसे एक अपने उपनिवेश को, अपनी कॉलोनी को खो देंगे। और 100 साल से पहले से और पीछे समय जाएं तो वो खो चुके हैं अमेरिका, यूएसए। आपको याद है, देखो कितनी जबरदस्त, अगर आप हिस्ट्री को कंपैरेटिवली पढ़े ना तो आप देखिए, जिस समय भारत गुलामी की जंजीरों में बांधा जा रहा है, कब बांधा जा रहा है? ये कहानी कहां से शुरू हो रही है लगभग, मतलब कुछ ईयर्स 1757, 1764, 1765, 1773, याद है रेगुलेटिंग एक्ट? ये सब पीरियड एक के बाद एक आ रहे हैं। बंगाल की बात चल रही है, लगभग इसी समय अमेरिका आजाद हो रहा है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, अमेरिका आजाद हो रहा है, अमेरिका का संविधान तैयार हो रहा है। देखिए जरा क्या हो रहा है। अमेरिका, यूएसए जो आज कंट्री है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर चीज में, डिफेंस वाइज भी। तो आप देखिए अमेरिका का तो आजादी हो रही है, अमेरिका एक नया वर्ल्ड जो है वो एक राइज हो रहा है। और उसी टाइम इंडिया, जिसका एंशिएंटली आप देखिए काफी डोमिनेंट रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग रहा है, वो उसका डिक्लाइन हो रहा है। या वो हम ये बोल सकते हैं कि एक उपनिवेश बन रहा है, कॉलोनी बन रहा है किसका? ब्रिटिश पावर। ये सब साथ साथ हो रहा है। तो कंपैरेटिवली ध्यान, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी हमारी नजर होनी चाहिए कि इंटरनेशनली क्या इवेंट हो रहा है। तो यहां पर यूरोप में, यूरोप की पावर है आपके कौन? ब्रिटेन। यूरोप की पावर है फ्रांस। और आपको पता है पूरा का पूरा अमेरिका उठा के देख लो आप, नॉर्थ से लेके साउथ तक, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, उधर इक्वाडोर, ब्राजील, पूरे देश आप उठा के देखिए, चिली। आप जानते हैं पूरा नॉर्थ साउथ अमेरिका, इट वाज द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं रहा? ऑस्ट्रेलिया, आज तक ऑस्ट्रेलिया जो है रिपब्लिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट इट इज नॉट रिपब्लिक। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आपने पढ़ा ही है, साउथ अफ्रीका के लिए कितना स्ट्रगल किया।
अफ्रीका, अमेरिकाज, नॉर्थ साउथ, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई, एशिया, यूरोप छोटा सा है और दुनिया का कौन सा कोना है जो उसने कब्जा ना हो। यूरोप मतलब नॉट ओनली ब्रिटेन, यूरोपियन जो और कंट्रीज, यूरोप अपने आप में कितना छोटा है, लेकिन अमेरिका उनका गुलाम रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उनका गुलाम रहा है, अफ्रीका उनका गुलाम रहा है, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज उनकी गुलाम रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितने वाइज लोग थे वो, कितने स्मार्ट लोग थे वो, कितने चालाक लोग थे। स्मार्ट इन द सेंस, समझ रहे हैं? तो 1757 में जो प्लासी की बैटल हुई, इसके 100 साल बाद 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ। इसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बदली, अगले ही साल आया गुड गवर्नेंस एक्ट, आया नहीं आया? और गवर्नर जनरल का जो पोजीशन है उसमें क्या पोजीशन आया अब? वॉइस रॉय, उसको मर्ज कर दिया उन्होंने, वॉइस रॉय बना दिया, सीधा पावर कंपनी, कंपनी की जगह कौन आ गया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रिटिश ताज का शासन। और ताज के शासन के बाद से ही आप देखिए 1861 का एक्ट पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, 1892 का पढ़िए, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़िए 1909 के, मॉन्टेग्यू चेम्स, धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। जो इंटरफेरेंस था, सब्सिडी अलायंस जैसा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसा, वो पॉलिसी से एकदम टर्न कर दिया और अपनी पॉलिसी में क्या कर दिया इन्होंने? चेंज कर दिया। और यही पीरियड है जो आगे चल के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। क्या ऐसा 1857 से आप पहले सोच सकते हैं? यानी 1857 के बाद अंग्रेजों की नीति में कुछ बदलाव आया है, बहुत तगड़ा बदलाव आया है। इधर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे दयानंद सरस्वती, ठीक है ना? तो आगे चल के आप देखिए ये स्थिति बनी और ठीक इसने 90 साल जोड़ी है। इन 90 सालों में कांग्रेस भी बनी, भारत में बड़े स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट हुआ, कई रिफॉर्म्स आए, महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी के प्रयोग हुए, और करते 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 कम्युनल हार्मनी इतनी ज्यादा हमारी बिगड़ गई कि फाइनली 1947 में मेरा देश आजाद तो हुआ, बट इट वाज डिवाइडेड, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड एंड पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड which was formed on the basis of religion, Islam. तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से क्या है? क्योंकि इसी बीच हमने देखा वी हैव सीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। मैडम पीछे, पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? फोर्टीन तो मैंने लिख ही दिया था, 1918 बिल्कुल सही। और आप में से दोनों में से बताया कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 39, तो आप 39 बोला आपने? हाँ बोला तो आपने सही, पर थोड़ा बढ़ाओ उसको और, 42, 44 नहीं, 42 नहीं, 44 भी नहीं, 46 भी नहीं, 45, 1945, जब जापान सरेंडर ही नहीं कर रहा है, जब तक जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बम नहीं पड़ता, पढ़ा होगा आपने लिटिल बॉय फैट मैन पढ़ा, और जापान सरेंडर करेगा 6 अगस्त 9 अगस्त का वो दिन कैसे भूल सकते हैं? जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त को और 2 सितंबर को ऑफिशियली खत्म होता है। और 15 अगस्त का दिन 2 साल बाद इसलिए चुना गया हमें आजाद करने के लिए, ताकि जब जब भारत अपनी आजादी मनाएगा जापान अपने दर्द पे रोए। ये अंग्रेज बहुत चालाक है, मैंने कहा ना, ये गोरी चमड़ी जो है, ये इन्होंने हमारी आजादी का दिन भी कौन सा चुना? जिस दिन जापान ने सरेंडर किया था, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने की तिथि निकाली गई माउंटबेटन जी महाराज के द्वारा। और ये इसलिए ताकि भारत जब आजादी अपनी बनाता है ना, उसी दिन जापान की जो तगड़ी हार हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान देख रहे हैं, जापान जापान हार ही नहीं मानने के लिए तैयार था। जापान ने कितना तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया था अंग्रेजों को। और बाद में आप देखिए आजाद हिंद फौज और वो जो पूरा मामला चला, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। देयर आर मेनी रीजंस कि इंडिया का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, देयर इज नॉट अ सिंगल रीजन, ठीक है ना? तो ये नहीं कि बस कि एक बात बोल दी दे दी हमें आजादी, खड़ग और ढाल। देयर आर मेनी रीजन, सबका अपना अपना रोल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको क्लियर हुई 4 सालों के अंदर कैसे हम पूरे हिस्ट्री को मतलब एक शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। यस, ये 4 साल। तो अब कहीं पता लगाए आंसर
कि ब्रिटिश एम्पायर का मतलब ब्रिटिश का यहाँ आना एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? आपको क्या लगता है? इंटेंशनल। क्या है आपके इसके पीछे बेसिस? पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। हाँ, आपका क्या मानना है? एक्सीडेंटल। क्यों, क्या कारण है? तर्क भी तो होना चाहिए हर चीज के पीछे, ऐसा होना। हाँ। हम्म। हम्म। इंडिया कल्टी। क्या इंडिया का यूरोप से कोई पहले ट्रेड होता था ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, और उससे पीछे दिल्ली सल्तनत, और पीछे चले रोमन एम्पायर जब था? हैव यू हर्ड अबाउट एशियंट सिल्क रूट? हैव यू हर्ड अबाउट रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, लेटर ऑन ओटोमन एम्पायर? अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, एक सेकेंड हमें इसको समझना है। अब हमारा टॉपिक की जो स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफिशियली होगी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। डेट डालिए आज की, डेट डालिए आज की। और ये हमारी यूनिट 1 स्टार्ट है। एडवेंट लिखिए, अराइवल लिखिए, कमिंग लिखिए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ओके क्लास। यूरोप, अगर हम जो आज हम मैप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से देखिए, और आपको पता है हमारा अर्थ जियोइड है, लेकिन अगर मैं उसको आपको एक सामने फ्लैट उसमें रख दूं तो ज्योग्राफी समझना पड़ेगा हमें हिस्ट्री जानने के लिए। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं। अब यहां पर एक वाटर बॉडी मैंने बनाई, अब मैं रफ मैप बना रहा हूं, है ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं एक रफ मैप बना रहा हूं, थोड़ा आइडिया लगे। यहां पर एक लैंड मास है, यहां पर भी एक लैंड मास है, और यहां पर एक वाटर बॉडी है, और ये एक अटैच्ड लैंड मास है, और यहां पर भी एक लैंड मास है, और इस अटैच्ड लैंड मास का रीजन कुछ इस तरह से जाएगा। फिर इधर भी कुछ एरिया है, इधर भी कुछ एरिया है। आप मोटा मोटा ही सही, और नीचे भी है। अगर बता पाए कि कौन सा रीजन क्या है, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। So we have 7 continents. We have 7 continents. एंड ओशंस की बात करें तो ए बी सी डी ई। तो अगर आप मोटा मोटा बता पाए तो बता पाएंगे मुझे, मतलब हाथ खड़ा करना जो बता पाए सारे के सारे सही, वो ओशंस भी और वो कॉन्टिनेंट्स भी। ठीक है, ठीक है, आप नीचे कर लीजिए हाथ। बाकी और कोई जो ओशंस भी बता पाए, कॉन्टिनेंट्स भी बता पाए? हालांकि वो चित्र बहुत बदसूरत सा बना है, पर थोड़ा आपको आइडिया लगाना है, क्योंकि दिमाग में होना चाहिए ना हमारे। तो यस, क्या है भाई? हाँ हाँ बताइए। ठीक है, अब कौन बता सकता है? उन्होंने बहुत तेज बोल दिया क्या? नाउ कौन बताएगा? देखिए, वी हैव 5 कॉन्टिनेंट, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट्स, और 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो मैंने लिखा है यूरोप। क्या लिखा है? यूरोप। ये यूरोप है। और यूरोप आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यूरेशिया जो है अटैच्ड, यूराल माउंटेन समझ लो इसको, एशिया। ये क्या है? एशिया। दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, एंड दिस इज अफ्रीका। अफ्रीको यूरेशिया कंबाइंड लैंड मास
अफ्रीको यूरेशिया, और इट वाज अ नोन लैंडमास, जो पहले से इसके बारे में जानकारी है। दिस इज कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। न्यू वर्ल्ड, जिसको सर ने क्या बोला, अमेरिका। So this is divided into two parts, two continents. नॉर्थ अमेरिका, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड भी है, कनाडा, कनाडा, यूएसए। अभी क्वेश्चन आया उत्तराखंड पीसीएस में, लॉन्गेस्ट बॉर्डर आया था ना क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड 49 पैरेलल। लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द, वहां पे कंट्री लिखी थी, लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज बिटवीन विच कंट्रीज, दैट इज कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। 49 पैरेलल लैटिट्यूड, 5 ग्रेट लेक्स जो आपकी आती हैं, लेक सुपीरियर, इरी, इरॉन वगैरह आपने पढ़ा होगा, एंड देन आपका रिवर आ जाती है, सेंट लॉरेंस रिवर ना, वो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 कॉन्टिनेंट्स। वाटर बॉडीज की बात करें, ये इधर देखिए, जो पीछे जो सी वाला दिख रहा है ना, दैट इज पैसिफिक, पैसिफिक, वो पीछे से उधर निकल गया, पैसिफिक, पैसिफिक, नॉर्थ साउथ के इधर, और ये एशिया, जो जापान वाला, फिलीपींस है ना, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इधर ये पैसिफिक। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, दिस एस शेप में, अटलांटिक, अंध महासागर, देखना है घर में नक्शे में। तीसरा ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक का, जिसको सदर्न ओशन नाम दे दिया गया अभी, और ये इंडिया से नीचे इंडियन ओशन। तो 5 ओशन, ये ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं। अब हमें इसमें समझना क्या है, ये जो लैंड मास है ना पूरा, ये आपस में कहीं ना कहीं कंबाइंड है। कौन सा लैंड मास, ये वाला। अगर आप इसको देखें ग्लोब में, इस नक्शे में देखिए आप, ये लैंड मास जो है, दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, सॉरी दिस इज यूरोप, एंड दिस इज एशिया। ये आपस में कहीं ना कहीं कंबाइंड है। अब बीच में रेड सी आपको दिख जाएगा, उधर मेडिटेरेनियन दिख जाएगा, मेडिटेरेनियन के ऊपर यूरोप दिखेगा, मेडिटेरेनियन के नीचे अफ्रीका दिखेगा, इस तरफ आ जाएंगे आप तो आपको दिख जाएगा क्या, एशिया। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि ये लैंडमास आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाए तो कितना बड़ा समुद्र है, पैसिफिक ओशन है। इधर से इधर आए, अफ्रीका और यूरोप से इधर वेस्ट में जाएं, तो आप देखिए यहां पर भी एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसका नाम क्या है, अटलांटिक ओशन, अंध महासागर। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको पार कर दिया जाए और पार करके यहां पहुंचा जाए। मतलब बहुत लंबे समय तक दुनिया को यह पता ही नहीं था, दुनिया को ये पता ही नहीं था कि पानी के इस पार भी, क्योंकि देखो आज साइंस टेक्नोलॉजी कहां पहुंची है। पहले इंसान सोचता था जमीन कहां होगी, कभी चलते 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 कोई आखिरी जगह आएगी, वहां से हम पैर रखेंगे, फिर गायब हो जाएंगे अंतरिक्ष। कभी कल्पना, जब हम छोटे, मैं भी जब छोटा था, मैं देखता था आसमान, जैसे पापा के साथ स्कूटर में जाते थे ना, और स्कूटर में आगे खड़े होते थे, मैं ऊपर आसमान ही देखते रहता था। मैं कहता आसमान हमारे से साथ 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 चल रहा है। नानी क्या जाते थे तो चांद साथ साथ चल रहा है, मैं कह रहा तो मेरे घर से लेके पूरा यहाँ तक पहुंच गया, नानी के घर तक, ये साथ 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 चल रहा। तो हम सोचते थे, मन में ऐसे आता है कि ये कहां तक चलेगा, कहां तक ये दुनिया होगी, ये आसमान कहीं आगे जाके ऐसे तो नहीं हो जाता कहीं, है ना। तो इंसान के मन में कितनी कल्पनाएं रही होंगी। फिर पता नहीं था कि घूम क्या रहा है, पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है, कि घूम क्या रहा है आखिर, या दिमाग ही घूम रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा था ना। तो धीरे धीरे जैसे डिस्कवरीज हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज, धीरे धीरे जैसे वॉयजेस हुए, तो फिर हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी हुई। ऑल एट सडन नहीं हो गई कि आजकल जो दिखाया जा रहा है कि एकदम से बच्चा पैदा होगा आते ही साथ फोन चलाने लग जाएगा, वो अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या होगा, एआई का जमाना है। लेकिन एक टाइम था, यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगा, बहुत समय। इवन आप देखो लास्ट 20-30 ईयर्स में कितना टेक्नोलॉजी आगे पहुंची है ना। लेकिन यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को इन क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, दुनिया केवल जानती थी किस क्षेत्र को, यूरोप, यूरोप आप देख रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन ये जो लैंडमास दूर दूर है, इनको लेकर पीपल वर अननोन, एंड दैट इज वाई इस पूरे क्षेत्र को आप किस नाम से जानते हैं, न्यू वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड। तो ये दौर था डिस्कवरीज का। कौन से पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, ये दौर था वॉयजेस का, सी वॉयजेस। और इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत जबरदस्त ट्रेड होता था। अब इंडिया से अगर हमें यूरोप जाना है तो कौन सा रूट बनता है, आज के समय कौन सा रूट है,
आज तो हमारे पास स्वेज कैनाल है, अभी स्वेज कैनाल वाला मामला आप देख रहे हो, बीच में स्वेज कैनाल में जहाज ही फंस गया था, एक कंटेनर। स्वेज कैनाल है हमारे पास आज, वो तो बहुत बात की बात है। इंडिया से यूरोप आपको जाना है तो आप देखते हो कि यहाँ पर पर्शियन गल्फ, हाँ पर्शियन गल्फ आप देखिए, ये पर्शिया किसे बोलते हैं, पहली बात तो ईरान, जो ईरान कंट्री है, ये वाला रूट है आपका, और दूसरा ये वाला रूट। अब ये स्वेज कैनाल जो बनी है इजिप्ट को काट के, तो बात की बात है, ये आप देखिए जरा, ये रूट। तो यहां पर क्या था, इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड तो जबरदस्त होता था, इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड तो हो रहा है, बहुत तगड़ा ट्रेड हो रहा है, और उस ट्रेड से इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। इंडिया के स्पाइसेस की बहुत ज्यादा डिमांड है यूरोपियन मार्केट में, और यूरोप आप जानते हैं ना कैसा रीजन है, यूरोप क्लाइमेट कैसा है, ठंडा, कोल्ड बहुत ज्यादा, है ना। तो आज भी आप देखिए कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल होता है, चीजों को जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, है ना, चीजों को इस तरह से रखने के लिए ताकि वो लंबे समय तक चले। तो यूरोप का मार्केट डिमांड करता था इंडियन स्पाइसेस को, बहुत जबरदस्त डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट्स की, और इंडिया से वो प्रोडक्ट यूरोप तक पहुंचे, इसके लिए बीच में इंटरमीडिएटरी का रोल कौन प्ले करता था, अरब मर्चेंट्स, जो अरब व्यापारी थे। तो अरब मर्चेंट्स वर नोन टू इंडियन कोस्ट, वहां तो उनका आना जाना लगा रहता था। जो हमारा पूरा का पूरा ये वेस्टर्न कोस्ट है, आप जान रहे हो, ये वाला क्षेत्र जो है, बड़े स्तर पर यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ से सामान पहुंचेगा वहां। कौन सा पार्ट हो गया वो, वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया, सऊदी जो पेनिनसुला आपका, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान का क्षेत्र, और वहां से वो आगे रूट कहां जाएगा, यूरोप की तरफ। लेकिन इस रूट में एक टाइम बाद आएगी एक बाधा, प्रॉब्लम आएगी, और वहीं जब कोई बाधा आती है तो वहां से होती है एक नई डिस्कवरी, एक नई खोज होती है। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब नेसेसिटी होगी तो ही हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है इंडिया और यूरोप के बीच में जबरदस्त ट्रेड होता था, और ट्रेड जो हो रहा है, वो जो मैं आपको ट्रेड रूट बता रहा हूं, ये वाला दो तरह के ट्रेड रूट थे, एक पर्शियन गल्फ वाला, मतलब सऊदी जो अरेबियन पेनिनसुला और ईरान के बीच वाला रास्ता, जो आज भी चौक हो जाता है कई बार, ईरान धमकी देता है, और नीचे आपका रेड सी वाला, रेड सी वाला रास्ता ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वहां पर कुछ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस भी आते थे, तो ज्यादा पॉपुलर ये रूट था। लेकिन एट अ टाइम क्या हुआ वहां पर, जब से इस्लाम का उदय हुआ, देखिए इस्लाम, हमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ा, इस्लाम बहुत तेजी से दुनिया में फैला, और जब इस्लाम का फैलाव हुआ तो हम देखते अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनकी डायनेस्टीज आई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका एम्पायर बना है, इसको हम जानते हैं ओटोमन एम्पायर के बारे में। वहीं बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि यूरोप में, आपने नाम सुना है, सिटी है, कैपिटल है रोम, बेटा रोम इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, इटली आपने बोल दिया, इटली की कैपिटल, किसकी कैपिटल है, इटली। और एक एम्पायर आपने सुना है रोमन एम्पायर, इनके बारे में हम पढ़ते भी थे ना, जूलियस सीजर वगैरह के बारे में हम पढ़ते थे। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, रोम कैपिटल, रोम आप जानते हो, रोम जो है, रोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, आपने नाम सुना होगा वेटिकन सिटी का। क्या होता है वेटिकन में, स्मॉलेस्ट कंट्री बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वेटिकन में, क्या कौन बैठते हैं, पोप बैठते हैं, पोप का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, यहां पर रोमन एम्पायर का जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट। यहां पर एक एम्पायर था बाइजेंटाइन, ये एम्पायर का नाम ध्यान रखना है, बाइजेंटाइन एम्पायर। क्या है मतलब, दिमाग में क्या बात ध्यान रखनी है, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड होता है यूरोप के साथ। जो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रूट है, पहले तो ये वाला हिस्सा, यहाँ पर अरब व्यापारी बड़े स्तर पर ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट लिंक नहीं है, वहां से कोई यूरोपियन नहीं आ रहा है सामान लेने, यूरोपियन नहीं आ रहा है, यहां से जो ट्रेडर है, लोकल ट्रेडर, वो यहां तक पहुंचाएंगे पोर्ट तक, पोर्ट से अरब व्यापारी यहां पहुंचाएंगे, यहां से वो सामान वहां पहुंचेगा। यानी ये जो कर रहे हैं अरब के लोग, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बिचौलिए का काम कर रहे हैं। लेटर ऑन क्या हुआ, यहां पर जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर जो एक माइटी रोमन एम्पायर था, अपने लास्ट पीरियड में, लास्ट फेजेस में, उसका ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको, बाइजेंटाइन एम्पायर, यानी कि उसका ईस्टर्न पार्ट, इस ईस्टर्न पार्ट को, इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी बोलते हैं,
इसका अलग से नाम क्या है, बाइजेंटाइन एम्पायर। और इसकी राजधानी थी बच्चों कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये शहर का नाम ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो इस तरफ तो हो गया, वर्ल्ड मैप में देखें आप, ये जो है इस तरफ, ये जो एशिया माइनर है, टर्की का क्षेत्र, इधर इधर आप जाएं तो बाइजेंटाइन एम्पायर है, बाइजेंटाइन। और इधर आप आ जाएं तो इधर वेस्ट एशिया आप बोलिए, यहां पर जो दूसरा एम्पायर है वो कौन सा है, वो है आपका ओटोमन एम्पायर। तो एक्चुअली लड़ाई थी बिटवीन द रोमन एम्पायर विच इज नाउ द बाइजेंटाइन एम्पायर विच इज अ क्रिश्चियन एम्पायर, और ये कौन हो गया, ओटोमन। ये दोनों एम्पायर अब जैसा हम देखते हैं हिस्ट्री में, आज की तरह तो बाउंड्री होती नहीं, अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। और इसी बीच में हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी घटना है, इस ओटोमन एम्पायर ने, ये याद रखिएगा आप, 1453 में, ओटोमन एम्पायर ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, जिसको हिस्ट्री में बोलते हैं बच्चों, पढ़ना आज गूगल करना, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल गया हाथ से, मतलब बाइजेंटाइन की राजधानी गई। ये तो वही बात हो गई कि रशिया आया और यूक्रेन के कीव पर कब्जा कर लिया। जिस दिन रशिया ने कीव पर कब्जा कर लिया, यानी यूक्रेन युद्ध, राजधानी गई तो खत्म युद्ध। कॉन्स्टेंटिनोपोल पे कब्जा हो गया, यानी कि पूरा रूट जो है अब किसका जबरदस्त वहां पर वो होगा, ओटोमन। ओटोमन कौन है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम एम्पायर है। और वो पीछे जो एम्पायर रहा है रोमन एम्पायर, वो कैसा था, क्रिश्चियन एम्पायर। अब यूरोप में जो बड़ी पावर थी उस वक्त, यूरोप में पूरा ट्रेड पे कंट्रोल किसका था, इटली का। किसका कंट्रोल था, इटली। इटली की आप शेप देखिए, इटली आपको पूमा जैसा आपको दिखेगा, इटली, इटली कंट्री देखिए आप, ये इटली, राहुल गांधी का ननिहाल है ये, इटली, ठीक है। ये इटली जो है, ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रेड में क्या था, रोल था। अब यूरोप में इस वजह से प्राइसेस महंगे होने लगे वस्तुओं के। पहले तो सामान मिल जाता था, और सामान देखो कितना सामान इंडिया से पहुंचता था यूरोप। बीच में जो भी एम्पायर आएंगे, जो भी कंट्री आएगी, सबका पैसा होगा कि नहीं होगा। आप इस रास्ते से गुजर रहे हो, का मालिक मैं हूं, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। सब अपना अपना हिस्सा लेते थे, तो भी सामान यूरोप में पहुंचा जाता था, और बहुत अच्छा यूरोप में बिकता था, ट्रेड बढ़िया चल रहा था। पर कभी कभी खबरें आती थी कि सामान लूट लिया गया है, क्योंकि ये होते थे ना जो नोमैड्स, नोमैड्स जानते हैं आप, बंजारे टाइप। आज भी तो ट्रेड, आज भी वर्ल्ड ट्रेड, ये पायरेट्स का नाम आप सुनते हैं, सोमालिया के डाकू, अभी तो बीच में इंडियन नेवी भेजी थी, आपको याद है ना। आज भी ट्रेड जो होता है उसके ऊपर दिक्कत रहती है, वर्ल्ड ट्रेड जो हो रहा है आज तो, मर्चेंट नेवी का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, पर ट्रेड में भी खतरा है। आज तक लुटेरे हैं, तो उस जमाने में तो कितनी लूट होती थी, है ना, और लूट का माल तो, फ्री का माल सबको पसंद है, तो वहां पर कई बार दिक्कत हो जाती थी। फिर ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, ओटोमन एम्पायर ने पूरे ट्रेड रूट को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रखा। माल बाइजेंटाइन यूरोप तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम, तो यहां पर जरूरत महसूस हुई कि हमें डायरेक्ट इंडिया को खोजना चाहिए। दूसरी तरफ साइंटिफिक डिस्कवरीज भी बढ़ रही थी, यह पता लग गया था कि पृथ्वी गोल है, जियोइड जिसे आज हम बोलते हैं, गोल है। और गोल चीज में आप कहीं भी चले, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से यहां स्टार्ट करूं तो यहां पहुंचूंगा, यहां से भी चलूं तो यहां पहुंचूंगा, यानी पृथ्वी में कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हमें रास्ता मिलेगा। बस जरूरत किस चीज की है, वो रास्ता है कहां, कैसे खोजा जाए, कहां तक खोजा जाए, कौन उसकी कोशिश करेगा। तो इटली, मतलब यूरोप में दो बड़े कंट्रीज होते थे उस टाइम, एक है स्पेन, आइबेरियन पेनिसुला, स्पेन, और दूसरा नाम है पोर्तुगल। आज आप फुटबॉल के लिए जानते हैं दोनों को, फुटबॉल बहुत तगड़ा, मतलब आज यहाँ का गेम है, लेकिन उस समय ये जाने जाते थे वॉयजेस के लिए, सी वॉयजेस के लिए। इटली का ट्रेड रूट पर पूरा कब्जा था, यूरोप में इटली था बड़ा पावरफुल। और ये कंट्रीज, यहाँ के रूलर्स किस तरह के लोग थे, समुद्र में दूर दूर की यात्रा की जाए, दूर दूर तक समुद्र में निकला जाए। बगल में आप देखिए, ये आप देखिए, ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये यूरोप की है, ये है स्पेन, ये पुर्तगाल, इधर निकल गए समुद्र, इधर निकल गए समुद्र। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे छोटे होते हैं बच्चे, जाते हैं नदी के किनारे, घर के आसपास नदी,
कितनी दूर तक कोई तैरेगा, छोटे थोड़ी थोड़ी हिम्मत होती है, आज यहाँ तक तैर गए, आज वहां तक तैर गए, तो तैरते तैरते कोई आगे तक बढ़ गया, और एक दिन ऐसा आता है वही बच्चे पूरा नदी इस पार से उस पार कर दे। तो सी वॉयजेस बहुत होते थे और राजा बहुत पैसा खर्च करता था। एक राजा था हेनरी द नेविगेटर, नाम ही इसका टाइटल ही बन गया था नेविगेटर, नेविगेशन कर रहा, समुद्र में दूर दूर तक जाना, दूर दूर तक जाना। और इस कड़ी में आप देखिए 1487 में एक बहुत बड़ी बात हुई। पोर्तुगीज एक ट्रेवलर थे जिनका नाम है बोर्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है? बोर्थोलोमियो डियाज। उन्होंने कहा भाई अब मजा लिया जाए, बिल्कुल दुनिया क्या है, अब जिंदा मरना तो है ही, पर ऐसी भी जिंदगी क्या, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। निकाला अपना बेड़ा, जहाजी बेड़ा, और ये लैंड के साथ साथ अफ्रीका है, चलो समुद्र में कहां तक ये दुनिया है ना। रोमांच तो था मन में, चलो चलो चलो, चलते 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 चलते, और वो कोस्ट के सहारे होते होते हिम्मत करी उसने, करते 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 वो बिल्कुल अफ्रीका के नीचे पहुंच गया। ओ उसको अब लग रहा है यहाँ खत्म तो नहीं जाएगा, कहाँ जाना है और कितना नीचे जाना है, अफ्रीका के नीचे पहुंच गया। यहाँ पे केप ऑफ अगुलास का एरिया पड़ता है, आपने देखा हो तो अगर ज्योग्राफी। नीचे पहुंचा तो वहां पर उसे जो जगह मिली उसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? ये नाम भी उसी के द्वारा दिया गया, मतलब उसने कहा हाँ भाई, सांस पे सांस आई, मैं बिल्कुल, उसके लिए तो क्या है, पानी पानी है ना, जमीन यहाँ खत्म हो गई, जमीन खत्म, दुनिया खत्म, उसके आगे अगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही भाई आगे जाने की, पर उसने बहुत बड़ी खोज कर दी। वो पूरा अफ्रीका, देखो कितना बड़ा है अफ्रीका, गल्फ ऑफ गिनिया पूरा पार करके वो आज अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में पहुंच गया है। यही केप ऑफ गुड होप आज केप टाउन के नाम से जाना जाता है। कई मैचेस होते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका, केप टाउन, यानी जो केप टाउन सिटी है ना साउथ अफ्रीका की, ये यहीं पे है। ये खोज की किसने? ऑर्थोलो। ये बहुत, अभी बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है पूरे के पूरे, आप देखिए वर्ल्ड सी रूट्स के मामलों। ऑर्थोलोमियो डियाज, याद रहेगी इसकी बात। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद तो और रिसर्च होगी और ज्यादा डिस्कवरी होगी। इसके बाद बोला भारत खोजना है, यहां तक तो पहुंच गए हम, है ना। अब आगे कहा, अब अगली बार निकला एक आदमी जिसका नाम है क्रिस्टोफर। इसने कहा चलो भाई मैं खोजता हूं, ये अलग पहलवान बन रहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये निकला भारत खोजने के लिए। लाओ नक्शा वक्शा, क्या जो इसका नक्शा था ये इसने यहां तक मार्किंग की। अब निकल तो गए, ये निकल गया अटलांटिक ओशन में। अब इसको पढ़ना है क्या, नीचे की तरफ आना है। ये अब भाई आपको बीच समुद्र में खड़ा कर दिया जाए, आपको बोले नॉर्थ मुड़ो, साउथ मुड़ो, लेफ्ट लो, राइट लो, तो बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो पानी पानी दिख रहा है हर तरफ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर तरफ क्या है, पानी पानी है, कहाँ जाना है आया तूफान उफान। अब आप अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ट्रेड विंड्स वगैरह, ये अपना शिप बेचारा कहाँ चलाता, ये मुड़ना था इसको इस तरफ, ये मुड़ गया इस तरफ, ये बढ़ रहा है आगे। अब देखो अफ्रीका, ये कौन सा है, अटलांटिक ओशन, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, पानी पानी पानी, ऐसे करते 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 पहुंच गया आगे, इसका हो गया दिमाग खराब। भारत है कहाँ, ये भारत की खोज के लिए निकला, और ये निकलते निकलते आगे निकल गया बिल्कुल, और पहुंच गया ये कहां पर, कैरेबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज जिसे आप बोलते हैं। ऐसे खोजते देखो देखो कितना ये इत्तेफाक से खोज हो रही है। ये पहुंच गया यहाँ, या क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन आइलैंड्स जिसे आप जानते हैं। जब यहां पहुंचा ये, इसने कहा ओ भारत मिल गया, मैंने भारत को खोज लिया। क्या ये भारत था? ये भारत की खोज नहीं थी, ये उसने एक अलग ही क्षेत्र खोज दिया है। और यहीं से देखो आगे चल के इसी पूरे एरिया को, जहां नया एरिया मिला कब्जा दो, कब्जाया यूरोपियंस ने, बाद में पूरा अमेरिका जो है। इसीलिए आप देखिए एक्सीडेंटली ही सही, बट एक नए वर्ल्ड की खोज हो गई, इसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। आज भी आप गूगल करेंगे न्यू वर्ल्ड तो आपको दिखेगा अमेरिका, क्या दिखेगा, अमेरिका। ये खोज किसने की अमेरिका की? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या ये इसकी इच्छा थी? ये एक्सीडेंटली, इसको इंडिया समझ रहा है, और वहां के लोगों को देख रहा है कह रहे ये इंडियंस है, इंडियंस। इसलिए आज भी जो नेटिव लोग हैं ना अमेरिका के, जो आज अमेरिका में सारे लोग यूरोप के हैं, ये ट्रम्प बाइडेन बुइडेन ये सब इनके एंसेस्ट्री उठाइए आप। जो अमेरिका के जो रियल लोग हैं जिन्हें बोलते हैं मूल निवासी, उनको आज भी हम बोलते हैं रेड
इंडियन, वो बेचारे 1% होंगे पॉपुलेशन। वहां के जो नेटिव लोग ट्रैवल, अब वो तो यूरोप के लोग आए, खान पान का अंतर होता है बहुत सालों तक। अब वो तो बहुत पीछे जाए, हम गोंडवाना लैंड वगैरह, जब अगर आप देखिए पहले पूरा पार्ट एक था, है ना, लॉर एशिया पढ़ा है आपने, इतने लंबे समय तक ये एरिया पूरा अलग रहा, डिस्कनेक्टेड रहा। यहाँ का कल्चर आज भी देखो आप, आपको जाने नहीं देंगे। कहाँ? अंडमान निकोबार में ट्राइब्स होती है ना, ट्राइब्स का अपना कल्चर होता है। हम जाएंगे ना, वहां उनको बीमारी बीमारी लग जाएगी, क्योंकि देखो वो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है। हम सब लोग आपस में कांटेक्ट है, हमारी इम्यून सिस्टम इस तरह से डेवलप हो चुका है। जो लोग बिल्कुल अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, वो उस तरह के जीवन में, ये लोग गए वहां यूरोप में, यूरोप से वहां वहां आधों को तो बीमारी फैला दी, आधे लोग बीमारी से मर गए, आधों को मार दिया। उनका पूरा एरिया उन्होंने भविष्य में धीरे धीरे क्या कर दिया, कब्जाया। ये तो थे, इनकी तो आदत ही, खैर आदत ही वही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर एक और आदमी आएगा, वास्को ड गामा। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अमेरिका जो पूरा अमेरिका नाम है, ये नाम पढ़ा एक व्यक्ति है, अमेरिगो वेस्पुची। ये भी ट्रेवलर था, इसका नाम भी नोट कर ले, अमेरिगो वेस्पुची। जो अमेरिका नाम अमेरिका का पड़ा है, ये किसके नाम पे पड़ा है? एक यूरोपियन इटालियन ट्रेवलर था, अमेरिगो वेस्पुची। मैं नाम पूछूंगा चारों कल कि वेस्पुची कौन था, कोलंबस कौन था, बार्थोलोम्यू डियास कौन था, क्या नाम है इसका? अमेरिगो वेस्पुची। इस अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है, अमेरिका इज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक, लास्ट बात हो रही है वास्को डे गामा। नाम सुना है इसका? वास्को डे गामा, पोर्तुगीज ट्रेवलर, नेविगेटर, ट्रेडर, जो भारत आया। कब आया भारत? 1498, वाया, वाया कौन से रास्ते से? केप ऑफ गुड होप, वाया केप ऑफ गुड होप। अब देखो स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं केप ऑफ गुड होप तक तो ये पहुंचा, जो इसका पूर्ववर्ती भी पहुंचा था। इधर से बाकी अरब ट्रेडर्स आते थे, इधर अरब ट्रेडर्स इधर आते थे, वो वहां से वहां पहुंच गए, नीचे दोनों मिल गए। अब्दुल माजिद करके एक नाम आता है, कितना सही है कितना गलत है तो ईश्वर ही जाने। दोनों मिले, उसने कहा इंडिया के लिए रास्ता बताओ, तुम आगे जाओ दाएं मुड़ जाओ। वो आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये मेडागास्कर वाला दिख रहा है, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए ये आगे बढ़ा और भारत पहुंचा, हमारे सीधा मालाबार कोस्ट में। बेटा मालाबार कोस्ट किसे बोलते हैं? केरला, वेरी गुड। वेस्टर्न कोस्ट में ये क्षेत्र जो है मालाबार का, और यहां पर ये पहुंचता है जिस जगह का नाम है कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। नाम सुना आपने? कालीकट, कोझिकोड, कोझिकोड नाम आपने सुना होगा। तो यहां पर ये पहुंचा। तो ये घटना कब की बच्चों? 14। इसलिए कई लोग बोलते हैं वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, जो कि बात पूरी तरह गलत है। गलत है ना, क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले से है, इसने कहां से खोज कर दी? इसने तो भारत और यूरोप के बीच में डायरेक्ट सी रूट की खोज की। तो याद रखना है, वास्को ड गामा, अ पोर्तुगीज ट्रेवलर, डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया इन 1498 एडी। तो लिखो कॉपी में स्टार पॉइंट बना के, वास्को ड गामा, अ पोर्तुगीज, पोर्तुगीज लिख लेंगे ना, अ पोर्तुगीज ट्रेवलर, नेविगेटर, ट्रेडर, जो जो लिखना चाहो लिख दो, बस गाली मत लिखना इसके लिए। वास्को डी गामा पोर्तुगीज ट्रैवलर नेविगेटर जो भी है, डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन, अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप, बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, यूरोप एंड इंडिया इन 1498 एडी, 1498 एडी, वाया, 1498 से पहले लगा देना मई 1498, मई 1498 एडी, मई 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 का महीना, मई 1498 एडी, वाया, वी आई ए, वाया
Cape of Good Hope. Via Cape of Good Hope. This incident resulted in the new chapter of Indian history. This incident resulted in the new chapter of Indian history. Now, class, you can understand. अब देखो मजे की बात क्या है, जिस समय वास्को डी गामा भारत आ रहा है, उस समय भारत में शासन किसका है? दिल्ली में अगर बात करें, ऑप्शन ए, अब बोलेगा कोई नहीं, खिलजी डायनेस्टी, ऑप्शन बी मुगल्स, ऑप्शन सी लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, लोधीज। बाबर अभी आया भी नहीं है। दिमाग हम सोचते कैसे ना, मुगल डायनेस्टी, बाबर बहुत पुराना है। बाबर से पहले भारत में कौन आ गया है? वास्को डी गामा। बाबर कब आया भारत में? 1526। ये कब आ रहा है? 1498। मतलब बाबर आएगा, फिर हुमायूं आएगा, शेरशाह सूरी, वो देखो कितना बड़ा इंडिया। नॉर्थ में क्या हो रहा है, और कोस्टल रीजन में कंपनियां, और इनके गवर्नर भी आने शुरू होंगे। अभी आ गए हैं 1498 में, हैं? अब आप देखो, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फन है 1500 के बाद 1505 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कूना, ये सब आना स्टार्ट करेंगे। और इधर अभी बेचारा बाबर ही नहीं आया। बाबर कब आएगा? 1520। मतलब आप जरा हिस्ट्री को देखिए, हम सोचते क्या है, मतलब सोचो जब अंग्रेज भारत में थे, ट्रेड कर रहे थे, सामने सामने ताजमहल बन रहा था। ताजमहल बन रहा है किसके पीरियड में? किसने बनाया बेटा ताजमहल? ये तो आपने बचपन से जानते हो बेटे। हाँ बताओ। शाहजहां ने, बिल्कुल सही बात। घबरा क्यों रहे इसमें, तो प्यार की बात है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। और शाहजहां का पीरियड क्या है, ये कौन बताएगा? ये मैंने पढ़ा रखा है, आप बताइए। शाहजहां। अब देखो ये ऐसे बोलते हैं कि ये बदल जाते हैं, कौन कब पढ़ाया, कौन सी बात बता रहे हैं? अकबर मरा 1605 में। अकबर के बाद इसका बेटा आ जाएगा, वो सलीम, है ना, अनारकली से प्यार होता जिसे। झूठी बात है कि सच बात है, भगवान जाने। 1627, और 1627 में आएगा शाहजहां, 1627। और कंपनी कब स्टैब्लिश होगी अंग्रेजों की? 1613। यानी अंग्रेजों की कंपनी स्टैब्लिश हो गई है। उधर आगरा में ताजमहल बन रहा है। पर हमारा दिमाग कैसे चलता है, और इवेंट कैसे हो रहे हैं? ताजमहल, लाल किला सब बाद में बने, अंग्रेज आ चुके हैं। पर स्टार्ट में क्या है? वो ट्रेडर, क्योंकि अभी तो वो सजदा करते हैं मुगल बादशाह के आगे। बाद में उसी मुगल बादशाह को पकड़ के भेज देंगे बर्मा। पता है ना, बर्मा। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने तो लिखा भी है कि मुझे 2 गज जमीन भी हिंदुस्तान की नसीब। तो अभी शुरू में तो आते आते गिफ्ट ला रहे हैं उनके लिए खूब सारे। किसके दरबार में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस? जहांगीर के दरबार। किसके दरबार में आया था? जहांगीर। और बाद में इनको अपना बना देगा पेंशनर। कौन है पहला मुगल बादशाह जो पेंशनर बना अंग्रेजों का? शाह आलम फर्स्ट। वेरी गुड। और आखिरी मुगल बादशाह जिसका काम तमाम होके अपना, अकबर नहीं, आखिरी बहादुर शाह। बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर जिसे, है ना कहानी इंटरेस्टिंग? तो इतनी बात याद रहेगी। चलिए अब आप इसको लिखना भी स्टार्ट कीजिए, नोट्स वाइज प्रॉपर। चलिए, मैंने 1 घंटे से ऊपर आपको समझा दिया पूरा, अब नोट मेकिंग भी स्टार्ट की। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको यही नहीं पता कि बाबर कौन था, और हुमायूं कौन था, और वास्को डी गामा कौन था? लिखिए, यहां तक तो आपने लिख दिया ना, वास्को डी गामा लिखिए। अब आपको लिखना है केवल, बिफोर द पोर्तुगीज केम, बिफोर द पोर्तुगीज केम, बिफोर द पोर्तुगीज केम, कॉमा, अरब ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स कंट्रोल्ड ट्रेड विद इंडिया, अरब ट्रेडर्स कंट्रोल्ड
ट्रेड विद इंडिया। आप देखो यहाँ पर पहले से किसकी मोनोपोली है? अरब ट्रेडर्स की। जो सामान है, मसाले हैं, कौन ले जाता है यहाँ से? अब उनका तो दिमाग फिर जाएगा। ये तो सीधा यूरोपियन यहाँ पहुंच गया। मार्केट खराब होता है ना भाई, एक बड़ी मछली दूसरी मछली को कैसे आने देगी यहाँ? तो अब लड़ाई भी होगी, होगी कि नहीं होगी? लिखिए, द पोर्तुगीज वांटेड टू ब्रेक अरब मोनोपोली। द पोर्तुगीज wanted to break Arabs' control in this region. Full stop. They wanted to sell. They wanted to sell things, things made in Portugal, made in Portugal, and buy मतलब खरीदना, and buy Indian goods, Indian goods like spices, which had huge demand in European markets. Indian goods like spices, spices यानी मसाले, which had huge demand in European market. Next paragraph. At the time of arrival of Vasco da Gama, at the time of arrival of Vasco da Gama, the Lodi dynasty was ruling. ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पीसीएस में इंटरव्यू में पूछ सकता है आपको टाइमलाइन के हिसाब से, और आजकल हिस्ट्री में टाइमलाइन के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ वास्को डी गामा, द लोधी डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर दिल्ली, ओवर दिल्ली, फुल स्टॉप। he was welcomed by he was welcomed by the local ruler of Calicut. कहां पहुंचा था वो? कालीकट बंदर का। the local ruler of Calicut, जिसके नाम के बारे में कोई हमें रेफरेंस नहीं मिलता, बट उसका टाइटल है जेमोरिन। तो कुछ लोग बोल देते हैं उसका नाम ही जेमोरिन है, नहीं, उसका टाइटल है क्या? जेमोरिन। ही वॉज अ हिंदू किंग, लोकल रूलर, लोकल किंग, आगे लिख दो जेमोरिन इन्वर्टेड कॉमा। बट ध्यान रखना जेमोरिन आप एज अ नेम भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट वाज अ टाइटल जेमोरिन। ही वाज अ हिंदू किंग। अब देखो गोरी चमड़ी का आदमी आ गया, वो कह रहा है कौन आ गया है ना, कौन? केरला, साउथ इंडिया, वहां तो खुद आप समझते हैं कॉम्प्लेक्शन कैसा है। अब बिल्कुल हमारा क्या है, हिंदुस्तान अतिथि देवो भव, आओ। कौन आया इतना गोरा आदमी यहाँ है, कहाँ से आ गए? एलियन तो नहीं आ गए कोई? तो उसका स्वागत करेंगे, वो स्वागत सुगत करेंगे, तो वहां वो देखता है क्या मतलब। देखो इसके बारे में कितनी बढ़िया एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। वहां आया, उसका बड़ा स्वागत हो रहा है। किसका स्वागत हो रहा है? और वो वहां देख रहा है लोगों को, वो देख रहे हैं ये एक आदमी जा रहा है, जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं? तांबे का लोटा ले जा रहा है, क्या कर रहा है? ये जल चढ़ा रहा है, वो जल रहा है, सन को जल चढ़ा रहा है। हमारे हिंदू कल्चर में क्या है? फिर वो देखते कोई बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के पूजा कर रहा है। वो सोचते हैं कौन कौन से लोग हैं, मतलब उसके लिए तो ये अलग ही दुनिया है ना। फिर एक जगह को देख रहा है गाय, गाय की पूजा हो रही है, काऊ की। तो वो उसको इंडियन कल्चर, स्टार्टिंग में कोई एकदम से बाहर से आए, अब मान लो इस टाइम पे एकदम से अकबर जिंदा हो जाए कब्र से, तो बोलेगा ये हाईवे, ये एरोप्लेन, ये इंटरनेट, ये फेसबुक व्हाट्सएप, ये कॉलिंग, वो फिर मर जाएगा। ऐसे हालत देख के तो कैसे रहेगा वो? मतलब आप समझिए ना जमाना कितना बदल गया है। हमारे लिए वो चीजें आसान है, लेकिन जो उस जमाने का कोई आ जाए वो तो पागल हो जाएगा, मैं कहाँ गया। तो वो इस जमाने हमारे जब इंडिया में आया तो वो शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हुआ, ये क्या है। वो सोचता है यहाँ के लोगों को, वो अपना बुद्धि चला रहा है यूरोप वाली, इनको तो कंट्रोल करना आसान है। और बड़ा स्वागत, हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है ना।
यूरोप, वहां से यूरोप से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, उसका बड़ा स्वागत हो रहा है, खान पान की उसे। लेकिन जब वो राजा के यहाँ जाता है तो देखता है इनके यहाँ जो खाना खाया जाता है, वो प्लेट्स जो होती हैं और जो कटोरियां होती हैं, बाउल्स जिन्हें आप बोल रहे हैं, वो गोल्ड के, सिल्वर के, इस तरह की जो प्लेट्स हैं उस तरह की दिखती है। फिर वो देखता है यहाँ की महिलाएं, उसे लगता है कल्चर इनका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन महिलाओं ने काफी सोना चांदी गोल्ड गोल्ड काफी पहना होता है, लगता है तो मालदार लोग, पर दिमाग के लोग से लग रहा है कि थोड़ा। तो अब यहाँ से वो अपना शातिर बुद्धि, वो बोलता है आई वॉन्ट टू डू ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड। मेरे को क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड करना मतलब व्यापार करना है। व्यापार करने के लिए वो परमिशन मांगेगा। और देखिएगा 1503 में कोचीन में, कोचीन याद रखिएगा, कोचीन का नाम सुना होगा आपने, इनका पहली फैक्ट्री भी स्टैब्लिश होती है। किसकी, पोर्तुगीज की। और कितने तेज है इनको, जल्दी तो देखो कितनी है। 1498 में वो आ रहा है, 1503 में ट्रेड, 1505 में ये अपना गवर्नर भी भेज देंगे। और इनका एक प्रकार से धीरे धीरे 1509 आगे 1510, धीरे धीरे गोवा वोवा 1530 आते आते बड़े स्तर पर इनका। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये पूरे एरिया में बन जाएंगे मास्टर्स ऑफ इंडियन ओशन। पूरा हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, देखो दिमाग देखो उनका, तेजी देखो उनकी, फुर्ती देखो कितनी है। हम तो सोचते हैं कि जरा यहाँ देख ले क्या है क्या है, कि देख के इसकी कितनी तेजी में धीरे धीरे ही सही। और आप देखो पूरा, और कितने लंबे समय तक रहे भारत में। आपको पता है पोर्तुगीज सबसे पहले आए और पोर्तुगीज ही सबसे बाद में भारत से गए। इवन गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अगर आप गोवा कभी जाए भी तो गोवा में आपको दिखेगा इस तरह का कल्चर, पब, कैसीनो, बीचेस। आप बोलेंगे मैं इंडिया में हूँ, कहीं मैं यूरोप तो नहीं आ गया। मतलब एक्सपीरियंस, अब वहां पे इतनी चर्चेज हैं, बल्कि कल्चर वहां का अभी तक कई लोगों के पास वहां पर जो था पोर्तुगीज जो है पासपोर्ट था, मतलब उनको सिटीजनशिप थी। वो तो हमने ऑपरेशन विजय विजय चलाया, छोड़ कहाँ रहे थे, गोवा तो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वो भी आगे की बात आएगी। पर आगे लिखिए आप, आगे लिखिए, क्या लिखा आपने, लोकल रूलर जैमोरिन, ही कंट्रोल्ड, ही कंट्रोल्ड द स्पाइस ट्रेड, ही कंट्रोल्ड द स्पाइस ट्रेड। एक बॉलीवुड की मूवी आई थी ना, जिसमें एक आदमी होता है, वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे सारे लोगों की हाइट छोटी होती है, तो वो कोई इसके हाथ पे चढ़ रहा होता है, कोई इसके पैर में चढ़ रहा होता है ऐसी कोई मूवी में जैसे। तो ऐसा कुछ सोचो जरा, अपने दिमाग में कल्पना करो, वे कौन आ गया इतना गोरा आदमी, और वो बात कर रहा है तो उसको अच्छा ही मान रहे हैं कि क्या कर रहा है किस तरह से। लिखिए ही कंट्रोल्ड, सॉरी, ही कंट्रोल्ड द स्पाइस ट्रेड, लिख दिया, फुल स्टॉप। वास्को डी गामा वांटेड, वास्को डी गामा वांटेड to ask the Jamorin, Vasco da Gama wanted to ask the Jamorin for permission, for permission to trade, for permission to trade. Later he was granted. Vasco da Gama wanted to ask the Jamorin for permission to trade. Later he was granted. Next, the coming of Portuguese to India. The coming of Portuguese to India changed India forever. Changed India forever. They conquered, they conquered, they conquered large part of India in the western coast. They conquered large part of India in the western coast, and the places like Goa, Daman, Diu, DIU, Mountain Dew नहीं, Dew, ठीक है, Dew, and parts of Kerala, and parts of Kerala later, and parts of Kerala later became Portuguese territory in India. Later became the Portuguese territory in India. Next, at first,
नेक्स्ट पॉइंट, एट फर्स्ट कॉमा ट्रेड विद पोर्तुगीज, एट फर्स्ट कॉमा ट्रेड विद पोर्तुगीज लिख दिया आपने, ट्रेड विद इंडियन रूलर्स या इंडिया helped helped Portugal a lot, helped Portugal a lot. Portuguese traded directly with Indian rulers, and they introduced crops like potatoes, comma cashew nuts, cashew होते हैं ना काजू, comma pineapple, comma tobacco, etc. to India. Star point, after the Portuguese, other Europeans also came to India. After the Portuguese, other Europeans also came to India for trade. They competed with the Portuguese. Competed मतलब उनका कंपटीशन होगा क्योंकि ये पहले से आ चुके हैं. They competed with the Portuguese for trade. And land in India. For trade and land in India. अब सीरीज क्या है यूरोपियंस की भारत में आने की? किस सीरीज में आए? ये क्वेश्चन आता है कई बार. सबसे पहले कौन है भाई? सबसे पहले पोर्तुगीज ही है. पोर्तुगीज के बाद कौन आए? डच, देन इंग्लिश. इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, इंग्लिश बोलते हैं उनको. नेक्स्ट डेन्स, डैनिश. फ्रेंच, इमैनुअल मैक्रोन. कौन है? प्रेसिडेंट है. एंड देन स्वीडिश आल्सो, बट स्वीडिश इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो स्वीडिश 1731 में आए, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द सीरीज दैट यू हैव टू रिमेंबर. पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच. सबसे लंबे समय तक कौन रहे भारत में? 1961 तक कौन रहे? पोर्तुगीज. फिर देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है. देखो ये जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये और ये. असल में जो सक्सेस होंगे वो ये. ऑल ऑफ देम केम एज अ ट्रेडर, बट देयर वर टू मोटिव्स. फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड रिलीजन, यानी कि क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करना, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना, क्रिश्चियन मिशनरीज. इंडिया वाज स्ट्रगलिंग. देखो पहले से ही इनिशियली क्या देखा हमने कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी. न्यू रिलीजन आया, इस्लाम आया. लंबा रूल देखा हमने. याद कीजिए, मोहम्मद बिन कासिम attacked India in 712 AD. Then we have seen Mahmud Ghaznavi, लगातार अटैक हुए 17, देखे ना आपने. Then we have seen Gauri, बैटल ऑफ तराइन. देन गौरी के गुलाम कौन थे? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी उधर चला गया. वो नालंदा यूनिवर्सिटी कर दी गड़बड़. वो क्वेश्चन आएगा अभी आने वाले, उसमें आ सकता है आरओ यारो में, क्योंकि अभी नालंदा चर्चा में थी.
प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा उसको इनॉग्रेट किया ना, उसका पूरा का पूरा कैंपस। तो वहां से लेके पूरा हमने देखा कि पूरा मिडाइवल हिस्ट्री में एक के बाद एक डायनेस्टी आई, तो एक लंबा इंपैक्ट रहा इस्लामिक रूल का इंडिया में। अब एक नए रिलीजन के साथ हम सीधा सीधा किस में आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट। वैसे तो नया नहीं है, इस्लाम से पहले की है क्रिश्चियनिटी, बट इंडिया इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट तो लिंक था नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब एरिया है ना बीच में, डिफरेंस है। तो अब डायरेक्ट तो क्रिश्चियनिटी का भी एक बहुत बड़ा आप देखिए, तो दो तरीके से काम कर रहे थे, ट्रेड और रिलीजन, ये दो। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका ट्रेड है, बट साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज। इंडिया में भी कोई एक्ट आया था जिसने मिशनरीज को अलाउ किया, जल्दी बताओ। काउंसिल एक्ट की चार्टर एक्ट, वेरी गुड, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। साइंटिफिक एजुकेशन के लिए भी पैसा होगा 1 लाख, ये भी होगा। और जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, उसको वो कर दिया एबॉलिश, एक्सेप्ट द ट्रेड इन ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये क्वेश्चन में आया था, यूपीएससी प्री में आया इसके साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा क्रम है। असल में अब इन इंग्लिश वाले इनके साथ क्या करेंगे ये तो आपको पता है। देखो मैंने आपको वैसे भी बता भी रखा है, और आपको ध्यान रखना है, ये अंग्रेजी तो सक्सेसफुल होंगे हम सब जानते हैं, भले हमें आगे का नहीं पता, पर इनके और इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस होगा, वैवाहिक संबंध होगा, बॉम्बे दहेज में दिया जाएगा, डच युद्ध होगा। युद्ध कौन सा है, बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा एक है जिससे इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। डेन्स अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे, एक्सचेंज हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र, यानी कि जो आपका स्पाइस लैंड वाला इंडोनेशिया वाला ट्रेड है, तो एग्रीमेंट हो गया। फाइनली बचा कौन, फ्रेंच के साथ। तो इनकी राइवलरी तब भी थी, आज भी है। आज भी फ्रेंच, फ्रांस और ब्रिटेन, अब दोनों देखो यूरोप की बड़ी पावर है, बट दोनों में आपस में खुन्नस जैसे बोलते हैं ना, उतना फ्रांस के लोगों को अपने फ्रेंच, नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना है आपने, उनका अपना हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है। और इंग्लिश को तो वो समझते दो कौड़ी की भाषा, वो अपनी फ्रेंच को बड़ा प्रमोट करते हैं। और दूसरा होगा इंग्लिश, इनकी लड़ाई, इनकी 7 ईयर वॉर्स चल रहा था, इनका यूरोप का ही वॉर चल रहा है। तो इंग्लिश और फ्रांस ये दो भारत में भी लड़ेंगे, इसका भारत पे भी असर पड़ेगा। बट बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश से फ्रेंच इन्फ्लुएंस, एक तरीके से आप समझिए, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश वेरी डिसाइसिव बैटल। और इस वॉर के बाद फ्रांस का तो प्रभाव भारत में शून्य हो गया। फ्रांस सीमित रह गया पौंडीचेरी, यनम, माहे, कराईकल, चंद्रनगर, मैंने टेरिटरीज बता रखी है ना आपको, कर ली थी मार्क, यहां तक। और बाकी पूरे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो कंपनी इनको तो पहले कंट्रोल कर लिया उसने, अब वो इधर मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, एक के बाद एक युद्ध करेगी। हमारे उत्तराखंड तक पे असर आएगा। बच्चों पता है उत्तराखंड से कितने बच्चे हैं, मेन उत्तराखंड लैंड से हैं। तो आप जानते हैं यहां पर आंग्ल गोरखा युद्ध, हमारा पौड़ी, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रहा है पौड़ी गढ़वाल, और हमारा कुमाऊं डिवीजन, ये आ जाएगा अंग्रेजों के अंडर। और हमारा टिहरी और उत्तरकाशी ये आ जाएगा राजा के अंडर। राजधानी श्रीनगर से चली जाएगी टिहरी, राजा की। और अंग्रेज यहाँ, उनको अंग्रेजों को यहाँ गढ़वाल में आ गए, मजा आ गया, मजा आ गया। और ठंडे ठंडे पहाड़ों में जा रहे हैं हमारे ऊपर। और लेंसडाउन गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है ना, ये इन्होंने तो, मसूरी, इनको ठंडी जगह पसंद थी। आपने आगे पढ़ेंगे ना, हर कॉन्फ्रेंस में होगी शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला शिमला शिमला, क्योंकि दिल्ली में जब बैठते थे इनका कपाल गर्म हो जाता था। यहाँ आजादी का टाइम चल रहा था, मतलब मुस्लिम लीग कभी ड्रामा करती थी, कभी कुछ कर, ये बोलते थे बड़ा जिन्ना ने परेशान कर दिया, कभी नेहरू नहीं मानता, कभी गांधी नहीं मानता, चलो दिमाग दिल्ली में बैठने, चलो शिमला। और शिमला में बुलाते थे कॉन्फ्रेंस। शिमला क्यों, शिमला ठंडा, ठंडी वादियों में, पहाड़ों के बीच में, तो इन्हें बड़ा पसंद था पहाड़, क्योंकि इनका जिस रीजन से आए थे ठंडा है ना। और यहाँ चिलचिलाती गर्मी में, मद्रास या यहाँ ये कलकत्ता की गर्मी में और दिल्ली की गर्मी में इनका दिमाग घूम जाता था, सीधा जाते थे पहाड़ में। तो यहाँ उत्तराखंड में जितने आज टूरिस्ट प्लेसेस है ना, ये हिल स्टेशन है, नैनीताल देखिए आप, लेंसडाउन देखिए आप, मसूरी देखिए आप, हम तो आज तक देखो अभी डेवलप कर ही रहे हैं उसको, उन्होंने उसी जमाने से। वो रस्किन बॉन्ड तो यही रहते हैं, रस्किन बॉन्ड तो आपने देखा ना, वो तो इंडियन सिटीजनशिप ही उनके पास। तो वैसे आप वहां भी जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर आप ये चीजें देखेंगे। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि फाइनली सक्सेसफुल कौन होंगे, कौन होंगे, इंग्लिश। तो वो कैसे होंगे, क्या होंगे, और पोर्तुगीज अभी क्या क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कोई दूर दूर तक फटकेगा नहीं।
तो वो हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास। ठीक है, तो आज को यहीं रोकेंगे इसको। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, समझ भी आया कुछ कि नहीं आया समझ? आ गया। तो अभी तो शुरुआत थी, 10% भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। आगे धीरे धीरे हम चीजें कंटिन्यू करें। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।